हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज आप वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का, जो कि आपका एग्ज़ाम है अगले महीने। दैट मीन्स कि मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो एमटीएस 2023 का। उससे रिलेटेड आप जो है किरण पब्लिकेशन का हम मॉक टेस्ट लगाए थे। मॉक टेस्ट में आपका टेस्ट नंबर 1 हम अपलोड किए थे, जिसके बाद आप लोग काफ़ी कमेंट किए। मुझे तो लगा कि आप लोगों को नीड नहीं है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। बट आप लोगों ने कमेंट किया कि मैम इसे रेगुलर रखिए। और उसमें एक कमेंट ये भी था कि रीजनिंग और मैथ को स्किप कर दीजिए, सिर्फ जीके और इंग्लिश को आप करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं इसी को देखते हुए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ बनाने के लिए वैसे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई बोर्ड है, ना हमारे पास कोई बनाने का सुविधा है जो मैं रीजनिंग मैथ का एक्सप्लेनेशन करूँ। थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे बता देती थी डिस्प्ले पे ही, बट आप लोगों का कमेंट था ऐसा। तो चलिए हम आज वही सोच के आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग मैथ जो देख सकते हैं, आज हम सेट नंबर 2 देखेंगे। तो रीजनिंग मैथ सेशन 1 में है, जिसमें कि रीजनिंग है आपका और मैथ्स है। तो इसको हम स्किप करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अगर लास्ट में हम जीके जीएस और इंग्लिश के बाद हम उसका आंसर आपको बता देंगे। जो लोगों को लगाना होगा, या तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से लेके वहाँ से बना लीजिएगा रीजनिंग मैथ को, या फिर अगर आप लोगों को यहाँ से बनाना होगा तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों की इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीके जीएस को आज हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर सेट आप लोगों को लगाना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम नहीं है। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट 2, जो कि सेशन 1 में आप देख सकते हैं। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स का प्रश्न। तो इसको हम स्किप करेंगे, लास्ट में हम आप लोगों को आंसर बता देंगे। बनाना होगा आप लोग बना लीजिएगा, बाकी पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी। चलिए पार्ट 1 से यहाँ से देखते हैं, जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका 41 में क्या है, देखिए। मयूर द्वीप किस नदी पर अवस्थित है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? पीकॉक आइलैंड। पीकॉक आइलैंड जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पीकॉक लैंड आपका उमानंद द्वीप, जिसे मयूर द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। उमानंद जो द्वीप है, उमानंद द्वीप, इसी को द्वीप को जो है किस नाम से? पीकॉक आइलैंड यानी कि मयूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा हुआ एक द्वीप है। कहाँ पे? असम में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूर से मयूर पंख के समान दिखने के कारण जो है इसे ब्रिटिश अधिकारी ने इस द्वीप का नाम पीकॉक आइलैंड नाम पर रख दिया। क्यों? क्योंकि ये दूर से जो है वो मयूर के पंख के समान दिखता है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रानी गाइडिल्य। रानी गाइडिल्य जो थी, ऑप्शन नंबर 2। रानी गाइडिल्य एक नागा राजनीतिक नेता थी। कैसी? नागा राजनीतिक नेता थी, जिन्होंने 1932 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसके विरोध? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। ठीक है, उन्होंने मणिपुर और आसपास के नागा क्षेत्रों से अंग्रेजों को बाहर निकालने की मांग की। और इसका नाम मैं लिखती हूँ, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, जेलियांग ग्रोंग। क्या है? जेलियांग ग्रोंग लोगों को करों का भुगतान न करने का आह्वान किया था। किसे? तो जेलियांग ग्रोंग लोगों को करों का भुगतान न करने का आह्वान किया था। और 1932 में 16 साल की उम्र को गिरफ्तार कर लिया गया था इन्हें, और ब्रिटिश शासकों ने उन्हें आजीवन कारावास सुनाई थी। किसको? तो रानी गाइदिन्य को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग घाटी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। दिबांग घाटी, इसका नाम दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है। इसका नाम दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस घाटी से बहती है। और 1980 में लोहित जिले से अलग करके दिबांग घाटी जिला बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का। संविधान का अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें संशोधन की 3 विधियां को अपनाया गया है।
संशोधन की 3 विधियां को अपनाया गया है। एक तो साधारण विधि द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति तथा संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन के अंतर्गत सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का जो मत होना चाहिए वो 2/3 कितना 2/3 मतों से विधेयक पारित होता है। नए राज्यों के निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन इत्यादि के लिए जो है हम लोग साधारण बहुमत इत्यादि मतलब राज्यों के निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन इस सभी के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के जो चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार करने के कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को भी आंशिक रूप से भारत के साथ निजी व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। किंतु चीन से होने वाले कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त नहीं किया गया। फिर फाइनली 1813 का चार्टर अधिनियम पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? 4 हो गया। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो BCA इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। BCA ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जहां वर्षा होती है वो है आपका पंजाब। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लिखा हुआ है ये, ठीक है। डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची सतहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा के रूप में उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा कराता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ को परिणाम स्वरूप पंजाब, हरियाणा के मैदानों में हल्की बारिश होती है। पंजाब के अलावा हरियाणा में भी, याद रखिएगा। आंसर 1 हो गया। 48 नंबर है। पश्चिमी तथा पूर्व घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में कुछ कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो मेन कारण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मानसून। जब अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी की तुलना में, मानसून की अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की तुलना में करीब 3 गुना मजबूत है और भूमध्य रेखा से दक्षिण प्रदेश में आने वाली अस्थायी पवनें जब मानसून के रूप में अरब सागर की ओर बढ़ती है तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पहाड़ से टकराती है। सबसे पहले पश्चिमी घाट पहाड़ से टकराती है और पश्चिमी घाट पर्वत को पार करते समय इनकी शुष्कता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण दक्कन के पठार पर इनसे बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है और यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। तो आंसर आप बता सकते हैं 48 का आंसर क्या हो गया। 48 का आंसर आपका हो गया यहाँ एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि टेथिस के रूप में जाना जाता था। किसके नाम से? टेथिस के नाम से जाना जाता था। और टेथिस सागर में जो है ये बड़े समुद्र से अलग हो गया और महाद्वीपीय बहाव के रूप में ज्ञात पृथ्वी की परपटी की गति के दौरान यह मुख्य भूमि की ओर उत्तर की ओर बढ़ने लगा और एशियाई महाद्वीप से टकराते ही टेथिस समुद्र का तल ऊपर की ओर धकेल दिया और हिमालय का उदय हुआ।
इसका प्रमाण जो है वो 5000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले समुद्री जानवरों के जीवाश्म में देखा गया है। ठीक है, तो 33 जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर नहीं है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हल्दर, मीराबाई चानो सभी वेट लिफ्टर है। दीपिका पल्लिकल नहीं है। दीपिका पल्लिकल एक भारतीय पेशेवर स्क्वैश खेलती है। क्या है? स्क्वैश की खिलाड़ी है और ये जो है PASA महिला रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय है। दीपिका पल्लिकल 2011 में यह चर्चा में थी जब उन्होंने तीन बिशप्पा, क्या है इसको, तीन बिशप्पा बोलते हैं ना, 3 बिशप्पा का खिताब जीते थे। और पल्लिकल भारतीय स्क्वैश टीम का एक अभिमन्यु हिस्सा रही है जो 2012 की महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? पैरासोमानिया शब्द नींद के दौरान घटने वाला असामान्य और अवांछनीय व्यवहारों को संदर्भित करता है। किससे? नींद में चलने वाला जो आप कह सकते हैं इसको, वही होता है स्लीप वॉकिंग। पैरासोमानिया शब्द नींद के दौरान घटने वाले असामान्य और अवांछनीय व्यवहारों को संदर्भित करता है। इसमें जो सामान्य आदतें होती है वो व्यवहार, भावनाएं, धारणाएं अपने सपने में शामिल करती हैं जो नींद या सोते समय होते हैं। नींद में चलना या स्लीप वॉकिंग जिसको बोलते हैं, ऐसा ही एक असामान्य व्यवहार है। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा है, खुल्लम, छेरव या शोलाकिया चैलम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुल्लम। खुल्लम जो है, खुल्लम नृत्य मिजोरम में एक प्रचलित लोक नृत्य है और खुल्लम का अर्थ होता है मेहमानों का नृत्य। इसका खुल्लम शब्द का ही अर्थ है मेहमानों का नृत्य। यह एक सामुदायिक नृत्य है जो आमतौर पर खुआंग चाऊ, क्या है इसको, खुआंग चाऊ बोलते हैं, खुआंग चावू बोलते हैं, खुआंग चावू समारोह के दौरान किया जाता है। और इस नृत्य को करने के लिए आसपास के गांवों के रिश्तेदारों को मेहमान के रूप में आमंत्रित करना होता है। 53 देखिएगा कि निम्न में से किसने दुनिया भर में भारतीय प्रवासी से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वी मुरलीधरन। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 30 दिसंबर, कब, 30 दिसंबर 2020 को दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है कि मंत्रालय द्वारा भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना। और इस मोबाइल ऐप का उपयोग भारतीय समुदाय के लोग, भारतीय नागरिक करेंगे, जबकि वेब पोर्टल का उपयोग मिशन द्वारा किया जाएगा, वेब पोर्टल। तो वी मुरलीधरन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है 54। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है CDC 6600। कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, CDC 6000। ये प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो मात्र एकल CPU पर कार्य करता है, एकल CPU पर कार्य करता है। वर्ष 1964 में इसे जो है CDC 6600 बहुत छोटे आकार में था और CPU में 60 बिट वर्ड लेंथ और 60 बिट रजिस्टर्स की क्षमता थी, लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन सेट बहुत छोटा था क्योंकि सिर्फ पेरिफेरल प्रोसेसर द्वारा पहले से प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस की जो डील करता था, इसीलिए ये काफ़ी छोटा था। पेरिफेरल प्रोसेसर के द्वारा पहले से प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन को ही डील करता था। तो आंसर नंबर इसका एक करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है 55 नंबर। कोहरा, बादल, कुहासा डैश के उदाहरण हैं? तो कोहरा, बादल, कुहासा ये सभी जो हैं उदाहरण हो जाएंगे किसके? एरोसोल के। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं सूक्ष्म ठोस कणों अथवा बूंदों, हवा या किसी अन्य गैस में श्लेष मिश्रण को
पृथ्वी के विकिरण बजट और जलवायु के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों तरीकों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उसे एरोसॉल कहा जाता है। नहीं समझे होंगे, फिर से समझाती हूँ। सूक्ष्म ठोस कणों अथवा बूंदों की हवा या किसी अन्य गैस में श्लेष मिश्रण जिसको कोलाइड बोलते हैं, ये पृथ्वी के विकिरण बजट और जलवायु के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसे एरोसोल कहा जाता है और एरोसोल प्राकृतिक रूप से मानवीय रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। प्राकृतिक एरोसोल का उदाहरण आप ले सकते हैं कुहासा, धूल, वन, निश्राव, गीजर स्टीम। ये सभी आपका प्राकृतिक एरोसोल का उदाहरण है। दैट मीन्स आंसर आपका एक करेक्ट हो गया। 56 है कि निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। अनबुझे चूने, चूना पत्थर को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। कैल्शियम डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कैल्शियम डाइऑक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CO, हाँ CO। कैल्शियम ऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक रासायनिक यौगिक है जो बहु यातायात में उपयोग किया जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को आमतौर पर अनबुझा चूना या फिर दुग्ध चूना कहा जाता है। दुग्ध चूना भी कहा जाता है। वर्न लाइम बोलते हैं उसको, वर्न्ट लाइम। जब गर्म होता है तो पीला होता है लेकिन ठंडा होने पर यह सफ़ेद होता है। तो आंसर आपका 4 करेक्ट हो गया, आंसर 4। 57 देखेंगे कि वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा एक गांधीवादी कार्यकर्ता और दार्शनिक थे। उन्होंने 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की और चिपको आंदोलन के कारण वह विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। वृक्ष मित्र के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हो गए। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। यह आंदोलन तत्कालीन जो है उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के मंडलगांव से वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ और एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में भी फैल गया था। ठीक है। 58 देखिएगा, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है। तो सारे जहां से अच्छा उर्दू शायरी की गजल शैली में कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित बच्चों के लिए उर्दू भाषा में लिखा गया देशभक्ति गीत है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इनका पूरा नाम है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और यह उर्दू भाषा में लिखा गया था और यह एक देशभक्ति गीत है। यह कविता जो है 16 अगस्त 1904 को जो है साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित हुई थी और इसमें जो है अगले साल इकबाल द्वारा ब्रिटिश कॉलेज लाहौर के सरकारी कॉलेज में सार्वजनिक रूप से सुनाई गई और ये जल्दी ही ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बन गया था। देशभक्ति जो सारे जहां से अच्छा था वो। ठीक है। 59 है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपकरण जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ऑप्शन है आपका MIDI डिवाइस, नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जॉयस्टिक, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक लीवर है जो सभी दिशाओं में चलता है और एक पॉइंटर या फिर कुछ अन्य डिस्प्ले सिंबल की गति को नियंत्रित करता है। जॉयस्टिक एक माउस के समान है सिवाय इसके कि माउस के साथ जैसे ही आप माउस को स्थानांतरित करना बंद करते हैं कर्सर रुक जाता है। लेकिन जॉयस्टिक का उपयोग ज़्यादातर कंप्यूटर गेम के लिए किया जाता है, लेकिन वो कभी कभी जो है CAD और फिर CM सिस्टम और अन्य अनुप्रयोगों के लिए भी उपयोग किए जाते हैं कभी कभी। अगला प्रश्न 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है आपका 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आरंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 2, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में आरंभ किया गया जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई और ये आंदोलन जो है वो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद प्रारंभ किया गया था। 61 नंबर है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां यानी अस्थियां होती है। तो मनुष्य के हाथ में टोटल 27 हड्डियां होती है। 27 हड्डियां में से 8
हड्डियां कलाई में होती है, 14 हड्डियां जो प्रत्येक हाथ की अंगुलियों और प्रत्येक पैर की उंगलियों में पाई जाती है 14 होती है, और 5 मेटाकार्पल जो होता है, मेटाकार्पल हड्डियां को हाथ के मध्य भाग की रचना होती है। और अब जो अंगुली की बात करते हैं उसको फ्लेंजिला बोलते हैं। फ्लेंजिला जो होता है वो अंगुली में होता है। 62 नंबर प्रश्न है कि किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो इसका आंसर आप देखेंगे जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक, एक मिनट, लगता है क्वेश्चन कर चुके थे, नहीं वो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसका भी जॉयस्टिक ही आंसर हो जाएगा। ये आपको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपका। इधर एक और क्वेश्चन, इधर हाँ 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न है आपका कि 63 नंबर प्रश्न देखेंगे कि होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है वो कर्नाटक के हालेविड में स्थित है। कर्नाटक के हालेविड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है 12वीं शताब्दी, 12वीं सदी का हिंदू मंदिर है। 12वीं सदी का जो भगवान शिव को समर्पित है, और इसे होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन ने, किसने? विष्णुवर्धन जो है इसने बनवाया था। इसका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न देखिएगा कि कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है, या यह विचार कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके? तो थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप सब पढ़ सके, सारे ऑप्शन को आप पढ़ सके। तो क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धति व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है, या यह विचार है कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ 4 में दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विचारधारा। सामाजिक विज्ञान में पद्धतिगत व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जो व्यक्तिपूरक व्यक्तिगत प्रेरणा वर्ग या समूह की गतिशीलता के अतिरिक्त सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। और ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचार मुक्त बाजार पूंजीवाद और पद्धतिगत व्यक्तिवाद के मूल सिद्धांतों पर केंद्रित है। मतलब ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचार मुक्त बाजार पूंजीवाद और पद्धतिगत व्यक्तिवाद के मूल सिद्धांतों पर केंद्रित है, और यह अर्थशास्त्र के प्रमुख केनेसियनी स्कूल के समक्ष एक ठोस विकल्प प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। 65 कह रहा है कि 65 नंबर क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? तो आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए जो जिम्मेदार होगा वो बेरियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं अगर अलग अवधातु का, तो बेरियम क्लोराइड जो होता है ये प्रदर्शन करता है हरा रंग को। और भी कलर देखेंगे। लाल कलर कौन प्रदान करता है? तो लाल कलर प्रदान करता है आपका स्ट्रोटियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो नारंगी कलर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम नाइट्रेट पीला, और कॉपर क्लोराइड जो होता है वो नीला आतिशबाजी के लिए होता है। तो इस सारा कलर को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपका आता है पार्ट 2 में इंग्लिश का है। इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन को हम साथ में ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 66 नंबर प्रश्न से, है ना। 66 नंबर प्रश्न से देखते हैं। दिया हुआ है कि इन दी सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें से ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के उसको सही करना है। ठीक है, कि क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। पहला है आपका पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे पैरेड आर कंसीडर्ड एन ऑनर बाय मैनी पीपल। तो इसमें से आपका जो गलत हो जाएगा, एक तरफ हम बात करते हैं इसमें पार्टिसिपेटिंग का। किसका? सबसे पहले हम पार्टिसिपेटिंग का बात करते हैं। पार्टिसिपेटिंग जो है ये वर्ब, सब्जेक्ट का वर्ब सिंगुलर है। क्या है? सब्जेक्ट का वर्ब सिंगुलर है पार्टिसिपेटिंग। तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। वर्ब क्या होना चाहिए? ये भी सिंगुलर होगा। इसीलिए इसमें जो दिया हुआ है आर कंसीडर्ड एन ऑनर के स्थान पे क्या होना चाहिए? आर कंसीडर्ड एन ऑनर के स्थान पे क्या होना चाहिए? इज कंसीडर्ड एन ऑनर होना चाहिए। आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो 4 जो है वो गलत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट्स
आर ग्रामेटिकल एरर, सेम आपको एरर ही ढूंढना है। तो पहला है कि आई थिंक समवन हैज़ बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। तो इसमें दिया है, देखिए सबसे पहले कि इसमें जो रिलेटेड एक्शन को व्यक्त करता है कौन, ये हमारा जो इसमें जो पास्ट से रिलेटेड एक्शन को व्यक्त करता है, और पॉसेसिव वॉइस नहीं है। पॉसेसिव क्या है? वॉइस नहीं है। तो समवन हैज क्या है यहाँ पे? समवन हैज, यहाँ पे है ना समवन हैज। समवन हैज की अगर हम बात करते हैं तो समवन हैज बीन, क्या दिया हुआ है? समवन हैज बीन पिक्ड माई पॉकेट, है ना, पिक्ड माई पॉकेट के स्थान पे समवन हैड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज की जगह पे हैड होना चाहिए, पिक्ड माई पॉकेट, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, समवन हैज बीन पिक्ड माई पॉकेट। आंसर आपका 4 इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आपका दिया हुआ डायरेक्शन 68 to 69 के लिए। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक इज टू बी filled in with appropriate word, select the correct alternative out the 4। इसमें से आपको क्या करना है कि जो इसमें fill in the blanks दिया हुआ है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करके आपको भरना है। तो चलिए सबसे पहले इसको fill in the blanks कर लेते हैं। पहला दिया हुआ कि अंकिता इज डिस्कस्टेड डैश द हैबिट ऑफ हर ब्रदर। डिस्कस्टेड विथ समबडी होगा, यहाँ पे क्या होगा? विथ समबडी। अगर हम बात करें डिस्कस्टेड विथ समबडी यानी फीलिंग और शोइंग, डिस्कस्टेड क्या हो गया? फीलिंग और हो गया, किसी का फीलिंग हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आई वॉज डिस्कस्टेड विथ माई सेल्फ फॉर ईटिंग सो मच, ये भी यहाँ पे एक सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं एट, क्या लगा सकते हैं? एट लगाएंगे, है ना, डिस्कस्टिंग विथ समबडी। तो एट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट हो जाएगा। आई वॉज डिस्कस्टेड एट या फिर बाय द साइड, है ना, तो एट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन वी वेयर डैश फ्रॉम इंटरिंग इनटू द कॉकपिट द प्लेन। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर एक बार देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर स्टॉपेड हो जाएगा, स्टॉपेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉपेड। यहाँ पे बात कर रहा है कि ड्यू द सिक्योरिटी रीजन्स वी वेयर डैश फ्रॉम इंटायरिंग इनटू द कॉकपिट ऑफ द प्लेन। यहाँ पे आंसर आपका स्टॉपेड होगा। स्टॉपेड होने का रीजन है कि स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये आइडम है, कुछ करने से मना करना या फिर रोकना, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? स्टॉपेड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेलेक्ट द साइनो ऑफ द गिवन वर्ड्स। इस वर्ड का आपको साइनो बताना है। नेबुलियस, नेबुलियस का क्या हो जाता है? यह आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि नॉट क्लियर या फिर धुंधला जिसको बोल सकते हैं, है ना, अनक्लियर जो होता है वही होता है। तो इसका आप जब आंसर की बात करेंगे, आपसे साइनो पूछा गया है, तो साइनो इसमें से क्या हो जाएगा? वेग्यू हो जाएगा साइनो आपका, वेग्यू जो है इसका साइनो हो जाएगा। आंसर नंबर आपका 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए स्टेबल की बात करते हैं। स्टेबल का क्या मतलब होता है? स्थिर या अपरिवर्तनीय होता है स्टेबल का मतलब, ये भी एडजेक्टिव है। डियरली, डियरली का मतलब होता है अत्यधिक महंगा या फिर हानिकारक। आंसर आपका 4 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको यहाँ पे एंटोनेम बताना है। मेट्रोपॉलिटन दिया हुआ है। मेट्रोपॉलिटन कैसी वर्ड है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन क्या है? तो यह एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगरीय। क्या होता है? महानगरीय, है ना, ये सिटी है। और बात करते हैं इसका जो आप एंटोनेम ढूंढेंगे तो इसका एंटोनेम हो जाएगा प्रोविंशियली। क्या हो जाएगा? प्रोविंशियली। प्रोविंशियली का मतलब होता है प्रादेशिक। क्या होता है? प्रादेशिक। तो आंसर आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे 1-2 ऑप्शन भी है, इसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इंसुलर क्या होता है? इंसुलर का मतलब होता है तगादिल। क्या होता है? तगादिल या फिर संकीर्ण बोलते हैं उसको, संकीर्ण भी बोलते हैं, संकीर्ण या नैरो आप बोलते हैं, नैरो माइंडेड जिसको बोलते हैं वही होता है आपका इंसुलर। एंड नेक्स्ट है आपका फेडरल। फेडरल तो संघ जानते ही हैं, फेडरल मतलब संघ होता है, नेशनल राष्ट्र जानते ही हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड।
इंस्टेंट, क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंट का आपको बताना है एंटोनिम। तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तत्काली या फिर तुरंत या फिर हैपनिंग, सडनली, इमीडिएटली, है ना, यह सभी इंस्टेंट का मतलब होता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका एंटोनिम, तो ग्रेजुअली हो जाएगा। ग्रेजुअली मतलब होता है मंद गति से, धीमी, है ना, स्लोली तरीके से, क्रमिक मंद गति से। तो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली हो जाएगा। सिमिलर समझते हैं, समान होता है। सिमिलर मतलब क्या होता है, समान होता है। डाइवर्स मतलब क्या होता है, विविध। डाइवर्स मतलब विविध होता है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। रिंड, क्या लिखा हुआ, रिंड। रिंड क्या होता है, रिंड एक नाउन है। नाउन मतलब कि इसको आप बोल सकते हैं थिक हार्ड स्किन। थिक हार्ड स्किन यानी छिलका जिसको बोलते हैं, होता है ना छिलका फ्रूट वगैरह का, वो होता है छिलका। तो इसका आपसे पूछा गया है साइनोनिम। क्या पूछा गया है, साइनोनिम। तो इसका साइनोनिम आपका पील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पील। पील क्या होता है, पील की अगर हम बात करें तो जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं इसके लिए याद आ रहा है, पील का क्या बोलते हैं उसको, अरे वो गुठली वगैरह जो होता है आम वगैरह में, बीज वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं पील, है ना। और पेटल की बात करें तो पेटल आपका पंखुड़ी हो जाता है। पेड़ का जो पंखुड़ी होता है उसको पेटल बोलते हैं। शेड की बात करें, शेड क्या होता है, छाया होता है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आपका दिया हुआ है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द आइडम्स एंड फ्रेज। यहाँ पे आइडम्स और फ्रेज का मतलब आपको बताना है, ठीक है। डम एस्क्यूब, डम एस्क्यूब का मतलब क्या होता है, डम एस्क्यूब देखेंगे तो इसमें हो जाएगा कंप्लीट फेल्योर। कंप्लीट फेल्योर आप सेंटेंस इसे बना सकते हैं। डम का मतलब होता है नम, आर्द्र। क्या होता है, नम। एस्क्यूब का मतलब होता है फुलझड़ी। क्या होता है, फुलझड़ी। डम और एस्क्यूब मतलब नम, फुलझड़ी। तो आप इसका कर सकते हैं कि द पार्टी थ्रो बाय द MLA टू वो हिज सपोर्टर्स वॉज अ डैम स्क्यूब, है ना, ये आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्लीट फेल्योर। 75 देखिए, रिस्क लाइक अ फोनिक्स। रिस्क लाइक अ फोनिक्स, ये क्या होता है, रिस्क लाइक अ फोनिक्स। तो इसमें आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा टू बिकम सक्सेसफुल अगेन, ऑप्शन नंबर 3, टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। इस सेंटेंस में आप बनाएंगे तो द टीम बिगेन देयर ब्रेव अटेम्प्ट टू राइज लाइक द फोनिक्स फ्रॉम द एसेस, है ना। 76 नंबर देखिए, दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सुटेबल द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीडेड सुटेबल इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। इसमें से आपको जो इम्प्रूवमेंट करना है उसको छाटिए। अगर नो इम्प्रूवमेंट है, अगर आपका जो अंडरलाइन किया वर्ड है अगर वो सही दिया हुआ है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला दिया हुआ है कि आई रोट अ नॉवेल फॉर द लास्ट 2 ईयर बट इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट। तो यहाँ पे आप नो इम्प्रूवमेंट करेंगे क्योंकि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बात करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो आउटडेटेड है ना, यानी कि अब्सोल्यूट इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है आपका। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। हाउ मच, क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रेवल्स फ्रॉम द एयरपोर्ट टू नोएडा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट होने का रीज़न क्या है कि इट इज़ द फ्यूचर कंडीशनल और इट इज़ फॉर्म फॉर फॉलोज, है ना। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, फिर सिंपल फ्यूचर ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 में कह रहा है कि सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडम। क्या बात कर रहा है, आइडम की बात कर रहा है, गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आइडम्स की बात कर रहा है। तो अक्षय इज लाइकली टू टेक द हिट फॉर हैविंग मिसक्यूलेटेड द एक्सपेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेक द हिट। क्या हो जाएगा, टेक द हिट की अगर हम बात करते हैं तो ये रिसीव क्रिटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसीव क्रिटिज्म। क्यों हो जाएगा, हम बात करते हैं। टेक द हिट का मतलब होता है आलोचना, झेलना या फिर निंदित होना, है ना। और इसमें टू रिसीव एंड इंड्यूरिंग सम अमाउंट ऑफ क्रिटिज्म
ऑफ स्कॉर्न, या फिर फॉर अ रॉन्ग डूइंग भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं। सेंटेंस क्या बनाएंगे आप, इसका आंसर आप देख लीजिए। आंसर हो जाएगा रिसीव क्रिटिसिज्म। क्या हो जाएगा, रिसीव क्रिटिसिज्म जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू हैव अ गट फीलिंग, टू हैव अ गट फीलिंग, इसका मतलब होता है अंतर्बोध होना, अंतर्बोध होना, यानी कि आप इसका आंसर जो है वो लगा सकते हैं टू फील द इंस्टिंक्ट और इंट्यूशंस। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 80 से देखिएगा, 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड को जो है देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो आपका सही है और कौन सा वर्ड गलत है। ठीक है, ऐसे करके आपको छांटना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। 80 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, तो बताना है आपको कि इसमें से करेक्ट स्पेलिंग किसका है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से पेडेस्ट्रेन है, क्या लिखा हुआ है, पेडेस्ट्रेन, PEDE, PEDESTRAIN, IAN, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है इसका आंसर, दिया हुआ है करेक्ट आंसर। स्पेलिंग एक बार मैं लिखती हूँ, PEDESTRIAN, आई के बाद AN होगा, तो ये आपका जो है वो सही नहीं होगा, इसीलिए आंसर जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर जो है आपका गलत दिया हुआ है। इसका मतलब होता है पदयात्री, कि क्या मतलब होता है, पदयात्री, फिर या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रोलर, स्ट्रोलर भी इसको बोल सकते हैं, स्ट्रोलर भी लिखा हुआ देखेंगे आप, या फिर वालकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेडेस्ट्रियन का जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, तो ये आप इसको आंसर कर लेंगे। प्लेंटिफ सही है, पोटैटो सही है, पोटेशियम सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फेबोलस, गॉर्जियस, हेट्रोजेनियस, इनोकोसियस। तो इसमें से कौन सा आपका जो है स्पेलिंग मिस्टेक है वो देखिए। तो स्पेलिंग मिस्टेक आपका दिया हुआ है इनकॉसियस का। इनकॉसियस मतलब होता है अहानिकारक या फिर नॉट हार्मफुल, है ना, नॉट हार्मफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा INN, जो कि पहले ही आपका मिस्टेक है, यहाँ पे सिंगल N दिया हुआ है, तो INNOCUOUS होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका 4 जो है वो मिस्टेक है। चलिए 82 का देखिएगा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। तो दिया हुआ है कि वी नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव में होगा, यहाँ पे सेंटेंस होगा वो, और इन द मॉल लुकिंग फॉर का प्रयोग होगा यहाँ पे। इन द मॉल वेयर लुकिंग क्या होना चाहिए, वेयर लुकिंग होना चाहिए, तो इसलिए जो है आपका इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इन द मॉल लुकिंग फॉर ये सेंटेंस है आपका वो मिस्टेक है, यहाँ पे बेयर लुकिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस भी, वर्ब में आप भी ING लगाएंगे। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सुटेबल द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड सुटेबल इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। पहला है कि दिस इज क्लास हु इज एक्सपेक्टेड टू डू एक्सपेक्टनली वेल इन द क्यूज नेक्स्ट वीक। तो इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पे हु जो है हु फॉर लिविंग विंग्स के लिए है, हु किसके लिए, लिविंग विंग्स के लिए, और बीच की बात करें तो फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कि विच इज एक्सपेक्टेड टू डू, ये फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। 84 देखिएगा, 84 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको जो सुटेबल वर्ड्स है उसको फिल करना है। ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट टू कम विथ अस फॉर हिम पिकनिक बट वी डैश हिम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे परसुएटेड ब्लैंक है तो अप्रोप्रिएटली फिट होता है। क्या अप्रोप्रिएटली जो है वो फिट होता है, क्योंकि परसुएट का अर्थ होता है रीजनिंग या फिर आर्ग्यूमेंट, है ना।
आर्ग्यूमेंट के माध्यम से किसी को कोई काम करने के लिए कन्विंस करना होता है, तो यहाँ पे आप परसुएट लगा सकते हैं, परसुएटेड, ऑप्शन नंबर 4। 85 देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कोर्ट्स हेल्प इन द रिसोल्यूशंस ऑफ डैश इश्यूज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटेनियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटेनेटियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटेंटियस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि कंटेनियस का मतलब होता है विवादास्पद, या फिर आप झगड़ालू भी बोल सकते हैं, या फिर विवादग्रस्त बोल सकते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। और प्रेसिपिटेशियस का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशियस का मतलब होता है अंध आत्मविश्वासी, क्या होता है, आत्मविश्वासी या फिर ओवर कॉन्फिडेंट, है ना। कंटेम्प्टेंस इसका होता है कंटेम्प, क्या बोलते हैं इसको, कंटेम्प्टोरियस का मतलब होता है घृणास्पद, घृणास्पद हो जाता है। तो इस तरीके से आंसर आपका फर्स्ट हो गया। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 to 90। इन दी फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द इच ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिर से करना है। ये एक जो पैसेज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जो सूटेबल वर्ड को आपको फिल करना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे फिल कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, मैं इसको छोटा करती हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ सके और उसे भर भी सकते। ग्रेजुएशन डे, हाँ क्या है, ग्रेजुएशंस डे वॉज एट हैंड, प्राइमरी स्कूल्स ग्रेजुएशन 86 में क्या हो जाएगा, इन दोज डे फॉल्ड अ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर कन्वेंशनली, है ना। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 86 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेरोमनीज हो जाएगा, सेरोमनीज मतलब समारोह में, है ना। उसके बाद दिया हुआ है प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर अनकन्वेंशनल courteous and dash फर्स्ट द स्कूल प्रिंसिपल मेड अ लॉन्ग स्पीच। यहाँ पे तो एंड के बाद क्या हो जाएगा, 87 में आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 87 में आपको दिख रहा है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सेंडिमेंटल। सेंडिमेंटल का मतलब होता है भावुकतापूर्ण। जब प्रिंसिपल जो है वो स्पीच देते सब भावुक हो गए थे। ऑप्शन नंबर 4 सेंडिमेंटल हो जाएगा, ठीक है। और 87 तो आप देख लिए। अब 88 में देखिए, 88 में कह रहा है कि यहाँ पे सेंटिमेंटल हो गया। फर्स्ट द स्कूल प्रिंसिपल मेड द लॉन्ग स्पीच डैश इंकरेजमेंट एंड ब्लेसिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्लेस के बाद आपका स्पीच, इंकरेजमेंट से बाद क्या लगेगा, यहाँ पे ऑफ लग जाएगा, ऑफ हो जाएगा, है ना। ऑफ इंकरेजमेंट एंड ब्लेसिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द ग्रेजुएट्स। यहाँ पे 89 में फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, डैश वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्रेजुएटिंग क्लास। तो यहाँ पे 89 में आपका देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ऑप्शन देन हो जाएगा। एंड रिस्पॉन्डेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्डेड 19 में विथ वोट्स ऑफ थैंक्स, तो रिस्पॉन्डेड हो जाएगा। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं, आप लोग इसे बना लीजिएगा। यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पे आपका देन हो गया और इसमें रिस्पॉन्डेड हो गया, ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो ये आपका जो 90 क्वेश्चन था वो टोटली कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और रहा मैथ और रीजनिंग की बात, तो आप लोग को PDF दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपका 3 नंबर मॉक टेस्ट होगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैथ और रीजनिंग का आंसर सिर्फ आप लोगों को चाहिए या फिर आप लोग PDF से ऐसे ही बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।